बर्नार्ड, ब्लैक स्टार बर्नार्ड, ओवर। सिकंदर ने कहा, ओके, रिपोर्ट दो, ओवर। आवाज सुनाई दी, बॉस, 0011 का पता चल गया है, बहुत जल्द उसका सैंपल मेरे पास पहुंच जाएगा, ओवर। सिकंदर ने कहा, जिसका असल नाम बर्नार्ड था। गुड, कहां से मालूम हुआ है तुम्हें 0011 के बारे में? बॉस ने कहा, बॉस, आपने मुझे जिस इमारत की तस्वीर भिजवाई थी उस इमारत के बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी कि पाकिस्तान का कीमियाई वेस्टेज इसी इमारत में रखा जाता है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो इमारत कहाँ है। उस इमारत की तलाश में मैंने हर तरह की कोशिशें की थी, मगर उस इमारत का महल वकू मालूम ना हो सका था। आपने बताया था कि व्हाइट पैलेस की तस्वीर जिस सैटेलाइट से हासिल की गई थी उसमें ऐसा खलल आ गया था जिसकी वजह से आपको उस इमारत की सही लोकेशन का इल्म नहीं हो सका था, लेकिन आपको सैटेलाइट से ऐसे फिगर्स मिले थे जिससे अंदाजा होता था कि इस इमारत में कीमियाई मवाद मौजूद है। बहरहाल, आपकी तरफ से तस्वीर मौसूल होते ही मैंने हर तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए थे, खास वो आम के साथ साथ अपने वजारत साइंस और कई साइंसदानों को भी कंगाला था। मुख्तलिफ जराए से उन साइंसदानों तक रसाई हासिल करके हमने उनके ब्रेन भी स्कैन कराए, मगर उनसे भी हमें व्हाइट पैलेस के बारे में कुछ मालूम ना हो सका था। तब मैंने अंडरवर्ल्ड से उस इमारत को ट्रेस कराने का प्रोग्राम बनाया। मेरा एक साथी कॉस्टन व्हाइट पैलेस की तस्वीर ड्रीमलैंड क्लब के मालिक जैगर के पास ले गया। उस तस्वीर को देखकर जैगर ने कहा कि वो इमारत उसकी देखी हुई है, जिस पर मेरे साथी कॉस्टन ने फौरन उसे हायर कर लिया और उसे भारी मुआवजे की पेशकश की। मगर जैगर को याद नहीं आ रहा था कि उसने ये इमारत कब और कहां देखी थी। उसने कॉस्टन से तस्वीर लेकर रख ली और कॉस्टन का राब्ता नंबर ले लिया और कहा कि वो बहुत जल्द उससे राब्ता करके इस इमारत के मुतालिक उसे बता देगा। कॉस्टन जैगर का दोस्त था। उसने तस्वीर जैगर को दे तो दी, मगर उसे शक था कि जैगर इस इमारत के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने तस्वीर इस मकसद के लिए ली थी कि वो इस इमारत को खुद तलाश कराएगा और कॉस्टन से बड़ी रकम ऐंठ लेगा। कॉस्टन ने उसके ऑफिस की मेज के नीचे एक माइक्रो डिक्टाफोन चिपका दिया था। फिर उसे वाकई तस्दीक हो गई कि जैगर इमारत के बारे में कुछ नहीं जानता। वो अपने मखसूस साथियों को बुलाकर उन्हें तस्वीर दिखाकर इमारत की तलाश पर लगा रहा था। कॉस्टन इंतजार करता रहा कि शायद कोई इस इमारत के बारे में जानता हो, मगर नतीजा सिफर ही रहा था। तब कॉस्टन ने जैगर से तस्वीर वापस लेने का सोच लिया। वो जानता था कि जैगर आसानी से उसे तस्वीर नहीं देगा, इसलिए उसने जैगर को ऑफ करने का प्रोग्राम बना लिया। कॉस्टन जैगर के क्लब में एक खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हुआ जो जैगर ने उसे खुद ही दिखा रखा था। तब कॉस्टन ने देखा कि दो गुंडे जैगर पर तशद्दुद कर रहे थे। कॉस्टन ने खुफिया रास्ते की एक खिड़की खोलकर साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से जैगर को हलाक कर दिया। वो चूंकि ज्यादा खून खराबा पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उन दोनों गुंडों को हलाक न किया था। उसने खिड़की से बेहोश करने वाली एक खास रेस का कैप्सूल फेंककर उन दोनों गुंडों को बेहोश किया और जैगर के ऑफिस में दाखिल हो गया। उसने उन गुंडों पर कोई तवज्जो ना दी थी और ना ही ये जानने की कोशिश की थी कि वो जैगर पर तशद्दुद क्यों कर रहे थे। कॉस्टन ने जैगर के ऑफिस की मेज की दराज खोलकर अपनी मतलूबा तस्वीर निकाली और वहां से चला आया। फिर वो वंडरलैंड क्लब में जुआ खेलने चला गया। जुआ खेलना उसका शौक है और वो बड़ी बड़ी रकमें दांव पर लगाने का आदी है। एक खुशपोश नौजवान से जुआ खेलने के लिए कॉस्टन जेबों से बड़ी बड़ी मालियत के नोट निकाल रहा था कि उसकी जेब से व्हाइट पैलेस की तस्वीर भी निकल आई। तस्वीर पर नौजवान की नजर पड़ी तो वो बुरी तरह से उछल पड़ा। उसकी आंखों में शदीद हैरत उभर आई थी। उसने कॉस्टन से तस्वीर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो व्हाइट पैलेस के बारे में जानता हो। कॉस्टन ने जानबूझकर उससे बड़ी बड़ी रकमें हारना शुरू कर दी, जिस पर नौजवान वक्ती तौर पर उस तस्वीर के बारे में भूल गया। कॉस्टन ने वॉशरूम जाने के बहाने उससे वक्त लिया और फिर उसने मुझे फोन करके तफसील बता दी। मुझे उस नौजवान की उसने मोबाइल फोन पर तस्वीर भी भेजी थी। मैंने फौरन वो तस्वीर एक मुखबिर एजेंसी को भेज दी जो मालूमात फरोख्त करती थी। उस एजेंसी ने माकुल मुआवजा लेकर उस नौजवान की तमाम तफसीलात भेज दी। उस नौजवान का नाम हाशिम है, डॉक्टर हाशिम, जो मुल्क के एक नामवर साइंसदान मुनीर हुसैन का इकलौता बेटा है। मुनीर हुसैन पाकिस्तान की एक बड़ी साइंसी लेबोरेटरी में काम करते हैं और डॉक्टर हाशिम भी उसी लेबोरेटरी में काम करता है। वो लेबोरेटरी का केमिकल्स कंट्रोलर है। लेबोरेटरी को हर तरह के केमिकल्स की फराहमी उसके जिम्मे थी। ये जानकर मैं खुश हो गया कि यही वो मतलूबा शख्स है जिसकी मुझे तलाश थी। मुनीर हुसैन बेहद सीधा साधा इंसान है जो वतन परस्त होने के साथ साथ बेहद ईमानदार भी है, लेकिन उसके बेटे को जुआ खेलने, शराब नवेशी और औरतों में बेहद दिलचस्पी थी। वो जितना कमाता था उससे ज्यादा अय्याशी में उड़ा देता था, जिसकी वजह से वो अपने हर जानने वाले का मकरूज हो चुका था। उसके बाप को अपने बेटे की किसी बात का इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो वो उसे अपने हाथों गोली मार देता। बहरहाल, डॉक्टर हाशिम की रिपोर्ट मिलते ही मैंने कॉस्टन को कॉल किया और उससे कहा कि वो नौजवान को उसी तरह उलझाए रखे। मैं उसके पास आ रहा हूँ, हमें उस नौजवान की जरूरत है। फिर मैं वंडरलैंड क्लब पहुंच गया। कॉस्टन जानबूझकर उससे बड़ी बड़ी रकमें हार चुका था, जिस पर मैं उस नौजवान के करीब चला गया और उसकी हिम्मत बढ़ाने लगा।
थोड़ी ही देर में कॉस्टन ने बाजी पलट दी। उसने ब्लाइंड खेलना शुरू कर दिया था। मैंने डॉक्टर हाशिम की शराब में, जो वो जुआ खेलते हुए पी रहा था, एक गोली डाल दी, जिसकी वजह से वो इस कदर नशे में आ गया कि उसे होश ही न रहा। वो उस मदहोशी के आलम में खेलता रहा, हत्ता कि 50 लाख रुपए हार गया। जब उसके होश बहाल हुए और उसे मालूम हुआ कि वो 50 लाख रुपए हार चुका है, तो वो बौखला गया। कॉस्टन ने चंद साथियों के साथ उसे झगड़ना शुरू कर दिया, जिस पर मैंने बीच बचाव कराया और कॉस्टन को 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। मेरे इस एहसान पर डॉक्टर हाशिम मेरा दोस्त बन गया। मैंने उसे अपने बारे में बताया कि मैं मून क्लब का मैनेजर हूँ, जिस पर वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। चुनांचे उसका मेरे क्लब में आना जाना हो गया। बातों बातों में मुझे उससे मालूम हुआ कि वो लेबोरेटरी में 0011 के सैंपल भी रखता है। सैंपल रखने के बाद ही वेस्टेज को व्हाइट पैलेस भिजवाया जाता है। उसे व्हाइट पैलेस के बारे में भी मालूम था, लेकिन व्हाइट पैलेस की सिक्योरिटी का सुनकर मैं परेशान हो गया था। वहां पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए मैंने अपनी तवज्जो 0011 के सैंपल की तरफ मबसूल कर ली। डॉक्टर हाशिम चूंकि मेरा मकरूज था, इसलिए मैंने उतनी ही रकम उसे मजीद देने की ऑफर की और उससे 0011 के सैंपल मांग लिए। अब मुझे यकीन है कि वो कल तक 0011 के सैंपल लेकर मेरे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम अदा करना उसके बस की बात नहीं है। ओवर। बर्नार्ड ने बॉस को सारी तफसील बताते हुए कहा, और अगर वो सैंपल ना लाया तो। ओवर। बॉस ने सारी तफसील सुनकर कहा, ऐसा नहीं होगा बॉस, मैं चेहरा शिनास हूँ। अपनी इज्जत के डर से डॉक्टर हाशिम सैंपल जरूर लाएगा। ओवर। बर्नार्ड ने जल्दी से कहा, बहरहाल जैसे भी हो, मुझे हर सूरत में 0011 के सैंपल चाहिए। वो तुम डॉक्टर हाशिम से हासिल करो या व्हाइट पैलेस से। ओवर। बॉस ने कहा, यस बॉस। ओवर। बर्नार्ड ने कहा, हमें हर हाल में मालूम करना है कि पाकिस्तान किस नौयत का कीमियाई असला तैयार कर रहा है। उनके कीमियाई असले को तलाश करना और उनके बारे में मालूम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और इससे हमें मुफस्सिल मालूमात भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए हमने पाकिस्तान के कीमियाई वेस्टेज का सैंपल हासिल करने का प्रोग्राम बना लिया। इस वेस्टेज पर रिसर्च करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस नौयत का असला तैयार किया जा रहा है। ओवर। बॉस ने कहा, ओ, तो क्या 0011 सिर्फ इस मकसद के लिए हासिल किया जा रहा है कि उससे मालूम किया जा सके कि पाकिस्तान में किस किस्म का कीमियाई असला बनाया जा रहा है। ओवर। बर्नार्ड ने हैरान होकर कहा, हाँ, एक बार हमें मालूम हो जाए कि पाकिस्तान किस हद तक जौहरी तवानाई हासिल कर चुका है और उसका असल हदफ क्या है, तो हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। हम पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की माशी और इक्तिसादी पाबंदियां लगवा देंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला रह जाएगा। माशी और इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान का तमाम निज़ाम मफलूज हो जाएगा। यही इसराइल का मकसद है और इसी में इसराइल का मफाद है। इसराइल को पूरी दुनिया में अगर किसी से खतरा है तो सिर्फ पाकिस्तान से है, क्योंकि इसराइल को खदशा है कि पाकिस्तान जौहरी तवानाई की दौड़ में इसराइल से आगे निकलना चाहता है, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन इसराइल का सर हमेशा के लिए झुक जाएगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओवर। बॉस ने कहा, यस बॉस, ऐसा कभी नहीं होगा। ब्लैक स्टार सिंडिकेट, जो इसराइल के मफाद के लिए काम करता है, पाकिस्तान के इस ख्वाब को चकनाचूर कर देगा। ओवर। बर्नार्ड ने होठ चबाते हुए कहा, गुड, मैंने तुम्हें असल हकीकत बता दी है ताकि तुम 0011 के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सको। अब मुझे यकीन है कि तुम हर सूरत में 0011 का सैंपल हासिल कर लोगे। ओवर। बॉस ने कहा, यस बॉस, अब 0011 के लिए मैं अपनी कोशिश और तेज कर दूंगा। अगर डॉक्टर हाशिम कल तक सैंपल ना लाया तो मैं उसे अगवा कर लूंगा, उसका ब्रेन वॉश करके उसके जहन पर कंट्रोल कर लूंगा, फिर वो हर सूरत में हमारे लिए सैंपल ले आएगा। ओवर। बर्नार्ड ने कहा, गुड, सैंपल मिलते ही मुझे इत्तला कर देना। इसे इसराइल कैसे पहुंचाना है उसका तरीका मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओवर। बॉस ने कहा, ओके बॉस। ओवर। बर्नार्ड ने कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। बॉस ने कहा, और उसी लम्हे ट्रांसमीटर पर मौजूद रेड बल्ब ऑफ हो गया। बर्नार्ड ने भी एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जोसेफ गेट के पास मखसूस स्टूल पर बैठा कॉफी पी रहा था कि उसने गेट के बाहर किसी कार के रुकने की आवाज सुनी, और फिर कार का मखसूस हॉर्न सुनकर वो चौंक पड़ा। बॉस, ओ, ये तो बॉस की कार जैसा मखसूस हॉर्न है, जोसेफ ने कहा। उसने कॉफी का मग रखा और उठकर तेजी से गेट की तरफ बढ़ता चला गया। उसने गेट की जहली खिड़की खोली। गेट के सामने एक सियाह ब्यूक खड़ी थी और ड्राइविंग सीट पर इमरान बैठा था। इमरान को देखकर जोसेफ का चेहरा खिल उठा। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और तेजी से साइड पर बने हुए कैबिन की तरफ भागता चला गया। कैबिन में जाकर उसने वहां मौजूद कंट्रोल पैनल का बटन दबाया तो गेट खुदकार सिस्टम के तहत खुलता चला गया। जैसे ही गेट खुला उसी लम्हे इमरान कार लेकर अंदर आ गया। कार के अंदर आते ही जोसेफ ने गेट बंद किया और कैबिन से निकलकर बाहर आ गया। इमरान कार का इंजन बंद करके कार से निकल रहा था। उसने सलीके का लिबास पहन रखा था और उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। गुड गॉड, बॉस आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? जोसेफ ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर खुशी थी।
जो इमरान के आने से ही पैदा हो जाती थी। क्यों, क्या मेरा यहाँ आना मना है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बॉस, ये बात नहीं है, जोसेफ ने जल्दी से कहा। तो फिर? इमरान ने कहा। तुम यहाँ बहुत कम आते हो बॉस, इस मर्तबा तुम पूरे 1 माह बाद आए हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम जोसेफ द ग्रेट को भूल गए हो, जोसेफ ने शिकायती लहजे में कहा। फिर अचानक वो चौंक पड़ा और गौर से इमरान को देखने लगा। ओ, इसीलिए कह रहे थे कि आज मैं रास्ता भूलकर यहाँ आ गया हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस बॉस, जोसेफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा। उसकी आंखों में जकलक उलझन के तासुरात उभर आए थे। तुम जानते ही हो कि मेरी क्या मसरूफियात होती हैं, इमरान ने कहा। जानता हूँ बॉस, इसलिए मैं तुमसे गिला नहीं करता, जोसेफ ने कहा। गुड, क्या कर रहे थे तुम? इमरान ने कहा। कुछ नहीं बॉस, बस कॉफी पी रहा था, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इमरान ने कहा। यस बॉस, 1 मिनट रुको, मैं जरा कॉफी का मग उठा लाऊं, जोसेफ ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ ने जाकर कॉफी का मग उठाया और वापस आ गया और फिर वो दोनों रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़ गए। जोसेफ ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये ड्राइंग रूम था। यहीं बैठना है या नीचे चले बॉस? जोसेफ ने पूछा। फिलहाल यहीं बैठते हैं, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। कमरे में आकर इमरान एक सोफे पर बैठ गया, जबकि जोसेफ उसके सामने मौतेबाना अंदाज में खड़ा हो गया। बैठो, इमरान ने उसे खड़े देखकर कहा। नहीं बॉस, जोसेफ आपका गुलाम है और गुलाम आका के सामने बैठने की जुर्रत कैसे कर सकता है? जोसेफ ने कहा। आका और गुलाम की बात छोड़ो और बैठ जाओ, इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। तो जोसेफ ने मग मेज पर रखा और इमरान के सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। इमरान गौर से उसका चेहरा देख रहा था। बोलो बॉस, क्या पूछना है? जोसेफ ने कहा। तुम्हारे मग में अभी कॉफी मौजूद है, ऐसा करो मेरे लिए भी कॉफी ले आओ, फिर कॉफी पीते हुए इत्मीनान से बातें करेंगे, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और उठकर तेज तेज चलता हुआ कमरे से निकल गया। जोसेफ को बाहर जाते देखकर इमरान तेजी से उठा और दरवाजे के पास आ गया। उसने जोसेफ को आगे बढ़ते हुए देखा तो उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। वो वापस सोफे पर आकर बैठ गया। उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटी सी डबिया निकाली और उसका ढक्कन खोल दिया। डबिया में सुनहरे रंग की छोटी छोटी गोलियां मौजूद थी। इमरान ने 2 गोलियां उठाकर मेज पर पड़े हुए मग में डाल दी। जोसेफ सांड की तरह पला हुआ इंसान है, 2 गोलियों से उसका कुछ नहीं होगा, इसे डबल डोज देना होगी, तभी वो मेरे काबू में आएगा, इमरान ने बदली हुई आवाज में कहा। और फिर उसने डबिया से मजीद 2 गोलियां निकालकर जोसेफ के कॉफी के मग में डाल दी। फिर उसने डबिया बंद की और उसे दोबारा कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर उसने कुछ सोचकर दूसरी जेब से एक और डबिया निकाल ली। उस डबिया में छोटे छोटे 2 कैप्सूल थे। उसने दोनों कैप्सूल निकालकर मेज के करीब जमीन पर रख दिए, जिन पर वो आसानी से पांव रख सकता था। चंद लम्हों बाद जोसेफ वापस आया तो उसके हाथ में कॉफी के 2 मग थे। उसने दोनों मग इमरान के सामने रखे और सोफे पर बैठ गया। 2 मग, क्या मतलब? इमरान ने जोसेफ के हाथों में 2 मग देखकर चौंकते हुए कहा। सॉरी बॉस, मैं तुमसे पूछना भूल गया था कि तुम कोल्ड कॉफी पियोगे या हॉट कॉफी, इसलिए मैं दोनों ही ले आया हूँ, जोसेफ ने कहा। तो इमरान उसके सादापन पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने कोल्ड कॉफी का मग उठाया और उसके सिप लेने लगा। तुम भी पियो, इमरान ने कहा। नहीं बॉस, कॉफी पीने को अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, जोसेफ ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलक तशवीश उभर आई थी। ओ क्यों, अब क्या हो गया? इमरान ने जल्दी से कहा। वैसे ही बॉस, तुम तो जानते हो मैं शराब पीने का आदी हूँ। कॉफी तो मैंने वक्त गुजारी के लिए बना ली थी, अगर कहो तो मैं अपनी बोतल ले आऊं। तुम कॉफी पीना और मैं, जोसेफ ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। ओ ठीक है, जाओ ले आओ, इमरान ने मुतमईन होते हुए कहा। तो जोसेफ मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। खड़े होते ही उसने एक झटके से होल्स्टरों से दोनों रिवॉल्वर निकाल लिए और उनका रुख इमरान की जानिब कर दिया। क्या मतलब, ये तुम क्या कर रहे हो? इमरान ने उसे रिवॉल्वर निकालते देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। तुमने बॉस का मेकअप बहुत अच्छा किया है मिस्टर, और तुम्हारी आवाज भी बॉस जैसी ही है, मगर, जोसेफ ने कहा। तो इमरान उछल पड़ा। मेकअप? क्या बकवास कर रहे हो जोसेफ? क्या मैं तुम्हें मेकअप में नजर आ रहा हूँ? तुम होश में तो हो? अपने बॉस पर रिवॉल्वर निकालकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। साबित नहीं करना चाहता, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बॉस नहीं हो, जोसेफ ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। क्या मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लगता है तुम किसी गलतफहमी में मुब्तला हो गए हो। मैं अली इमरान हूँ, तुम्हारा बॉस, इमरान ने तेज लहजे में कहा। गलतफहमी जरूर थी, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम बॉस नहीं हो, बल्कि बॉस के मेकअप में हो, जोसेफ ने उसी अंदाज में कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इमरान नहीं हूँ? क्या शक है तुम्हें? इमरान ने सर झटक कर गुस्सीले लहजे में कहा। जोसेफ अपने बॉस की बू दूर से ही पहचान लेता है मिस्टर। तुम जब आए थे तो मैं तुम्हें देखकर खुश हो गया था, मगर मुझे तुम्हारे जिस्म से बॉस की खुशबू नहीं आ रही थी। मैं बॉस को बरसों से जानता हूँ। तुमने जिस्म पर यूडी क्लोन लगा रखी है। बॉस ऐसे परफ्यूम से सख्त नफरत करता है।
मैं उस वक्त तुम्हारी गर्दन पकड़ लेता, मगर मैं उलझन में था क्योंकि तुम्हारी आवाज बिल्कुल बॉस जैसी है। फिर तुमने मुझे जिस अंदाज में अपने सामने बैठने के लिए कहा था, मैं उस पर भी चौंक पड़ा। बॉस मुझे अपने सामने नहीं बिठाता, वो हमेशा मुझे अपने करीब बगल में बिठाता है। फिर तुमने मुझे कॉफी लाने को कहा तो मैं उठकर चला गया और सोचता रहा कि कैसे मालूम करूं कि तुम वाकई बॉस हो या नहीं। फिर मैं जानबूझकर कॉफी के 2 मग ले आया, एक हॉट कॉफी और दूसरी कोल्ड कॉफी का था। मैंने मग तुम्हारे सामने रखे तो तुमने कोल्ड कॉफी उठा ली, जबकि बॉस मेरे हाथ की हॉट कॉफी पसंद करता है, जिस पर मैं समझ गया कि तुम बॉस नहीं हो। अपने यकीन को और पुख्ता करने के लिए मैंने जानबूझकर तुमसे शराब पीने की बात की थी। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैंने बॉस के हुक्म से शराब पीनी छोड़ दी है। अगर तुम बॉस होते तो अब तक सजा के तौर पर मैं 100 दंड निकाल चुका होता। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान एक सांस लेकर रह गया। मानना पड़ेगा कि इमरान खुद ही ज़हीन नहीं बल्कि उसके साथी भी जहानत में उससे कम नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब कोई तरद्दुद नहीं था, वो खासा मुतमईन नजर आ रहा था, जैसे जोसेफ और उसके हाथों में मौजूद रिवॉल्वरों से वो कतई खौफजदा ना हो। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? जोसेफ ने उसे घूरते हुए कहा। बता दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, कॉफी पीने दो, बड़ी अच्छी कॉफी बनाई है तुमने, बैठो तुम भी पियो। इमरान ने कहा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे जाने के बाद तुमने मेरी कॉफी में यकीनन कुछ मिला दिया होगा। जोसेफ ने कहा। बहुत तेज हो, हॉट कॉफी पी लो, इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये तो तुम खुद लाए हो। इमरान ने उसकी तरफ दाग भरी नजरों से देखते हुए कहा, जैसे वो उसकी जहानत का वाकई कायल हो गया हो। देखो मिस्टर, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है, जो पूछ रहा हूँ सच सच बता दो, वरना। जोसेफ ने रिवॉल्वरों के ट्रिगर पर उंगलियों का दबाव डालते हुए सरकलेचे में कहा। उसी लम्हे इमरान ने पैर आगे बढ़ाकर जूता उन दोनों कैप्सूलों पर रख दिया जो उसने मेज के करीब जमीन पर रखे थे। उसने कॉफी का मग मेज पर रखा और फिर उसने दोनों कैप्सूलों पर जूते का दबाव डाल दिया। उसके जूते के नीचे हल्के से धमाके हुए। धमाकों की आवाज सुनकर जोसेफ चौंक पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझता, उसी लम्हे उसकी नाक में तेज और इंतहाई नागवार बू घुसी और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन ने यकलक काम करना छोड़ दिया हो। वो लहराया और फिर किसी कटे हुए शैतान की तरह सोफे पर गिरता चला गया। जूद असर गैस ने एक लम्हे में उसे बेहोश कर दिया था। उसके दोनों रिवॉल्वर उसके हाथों से निकलकर गिर गए थे। बड़ा होशियार बन रहा था। इमरान के हलक से बदली हुई गुर्राहट नुमा आवाज निकली। उसने उठकर जोसेफ के दोनों रिवॉल्वर उठाए और उन्हें सोफे के पीछे उछाल दिया। फिर वो आगे बढ़कर जोसेफ की नब्ज देखने लगा। अब इसे 2-3 घंटों से पहले होश नहीं आएगा, इमरान ने हुंकारा भरते हुए कहा। उसने जोसेफ को सीधा करके सोफे पर लिटाया और ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आ गया। पोर्च में खड़ी कार की डिग्गी खोलकर उसने एक सियाह रंग का ब्रीफकेस निकाला और डिग्गी बंद करके वापस ड्राइंग रूम में आ गया। ब्रीफकेस उसने मेज पर रखा और उसे खोलने लगा। ब्रीफकेस में छोटी छोटी साइंसी मशीनरियां और असला मौजूद था। एक खाने में चंद इंजेक्शन और एक सिरिंज मौजूद था। उसने ब्रीफकेस का एक और खाना खोला तो उसमें से बारीक तार का एक रोल निकलकर बाहर आ गया। उसने रोल उठाया। रोल पर कोरोना वायर जैसी बारीक तार थी। इमरान ने जोसेफ के करीब आकर उस तार को जोसेफ की टांगों पर लपेटना शुरू कर दिया। फिर उसने उस बारीक तार को जोसेफ के सारे जिस्म पर लपेट दिया। उसने जोसेफ के जिस्म पर उस अंदाज में उस तार को लपेटा था कि जोसेफ के हाथ पैर उसके जिस्म के साथ ही बन गए थे। रोल की सारी तार जोसेफ पर लपेटकर उसने जोसेफ को सीधा किया और उसे सोफे पर इस तरह बिठा दिया कि वो झुककर गिर न सके। इस काम से फारिग होकर उसने ब्रीफकेस से सिरिंज और एक इंजेक्शन निकाला और फिर इंजेक्शन की सील तोड़कर उसका सयाह सिरिंज में भरने लगा। अभी उसने सिरिंज में आधा मैलूली भरा होगा कि उसी लम्हे बाहर से कार के मखसूस हॉर्न की आवाज सुनाई थी। ओ, कौन आ गया इस वक्त? इमरान ने चौंकते हुए कहा। उसने सिरिंज और इंजेक्शन वापस ब्रीफकेस में रखा और ब्रीफकेस के एक खाने में रखा हुआ चपटी नाल का एक पिस्टल उठा लिया। उस पिस्टल पर ट्रिगर की जगह 2 बटन लगे हुए थे। फिर इमरान तेजी से ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आ गया। गेट के बाहर वाकई एक कार खड़ी थी जिसका हॉर्न मुसलसल बज रहा था। इमरान ने पिस्टल जेब में रखा और गेट की तरफ बढ़ता चला गया। गेट की जैली खिड़की खोलकर उसने बाहर झांका। बाहर कार में जूलिया थी जो बार बार मखसूस अंदाज में हॉर्न बजा रही थी। जैली खिड़की में इमरान का चेहरा देखकर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत लहराई। फिर वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। इसे भी इसी वक्त आना था, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। एक लम्हे के लिए उसने कुछ सोचा, फिर उसने जैली खिड़की बंद की और गेट का जैली दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही जूलिया अंदर आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूलिया ने अंदर आकर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। जोसेफ से मुझे काम था, उससे मिलने आया था, मगर तुम? इमरान ने कहा। मैं जोसेफ को ले जाने के लिए आई हूँ, जूलिया ने कहा। कहाँ? इमरान ने चौंक कर कहा। हर बात तुम्हें बताना जरूरी है क्या? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, इमरान ने कांधे उचकाते हुए कहा। बड़ी शराफत का मुजाहरा कर रहे हो, जूलिया ने कहा। बस शराफत अली के साथ रह रहकर मैंने उससे शराफत सीख ही ली है।
इमरान ने मसमसी सी सूरत बनाते हुए कहा तो जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये शराफत अली कौन है? जूलिया ने हंसते हुए कहा। मेरी होने वाली जोरू की भावज के भाई का नाम है, उसने इमरान के मखसूस अंदाज में कहा तो जूलिया की हंसी तेज हो गई। ओ, ये शराफत अली साहब है कहाँ? जूलिया ने जैसे इमरान की बातों से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा। अंदर जोसेफ के साथ गप्पे हाँक रहा है, देख लो जाकर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया हंसती हुई रिहायशी इमारत की तरफ बढ़ गई। फिर अचानक जैसे उसे कोई ख्याल आया, वो तेजी से पलटी और फिर इमरान की तरफ देखकर बुरी तरह से उछल पड़ी। इमरान के हाथ में एक चपटे नाल वाला पिस्टल था जिसका रुख जूलिया की तरफ था। क्या मतलब? ये क्या? जूलिया ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक इमरान ने पिस्टल का सुर्ख बटन प्रेस कर दिया। सुर्ख बटन के प्रेस होते ही पिस्टल की नाल से जर्द धुएं की धार से निकलकर जूलिया के चेहरे से टकराई। इससे पहले कि जूलिया समझती, जर्द धुआं जैसे उसके दिमाग पर चढ़ चुका था, वो तेवरा कर गिरी और बेहोश होती चली गई। जूलिया को बेहोश होते देखकर इमरान ने तेजी से दरवाजा बंद किया और पिस्टल को जेब में डालकर जूलिया के करीब आ गया। उसने जूलिया को चेक किया और उसे बेहोश देखकर मुतमईन हो गया। फिर उसने जूलिया को उठाया और उसे उस ड्राइंग रूम में ले आया जहां उसने जोसेफ को बांध रखा था। उसने जूलिया को दूसरे सोफे पर बिठा दिया। फिर उसने अपने ब्रीफकेस से एक और तार का रोल निकाला और जूलिया को भी जोसेफ के से अंदाज में बांधने लगा। उसने जूलिया को बांधने से पहले उसकी रिस्ट वॉच उतार ली थी और उसे मेज पर रख दिया था। जूलिया को बांधकर उसकी नजर मेज पर पड़ी हुई रिस्ट वॉच पर पड़ी तो वो चौंक उठा। वॉच ट्रांसमीटर, ओ, तो इस लड़की का ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है। बहुत खूब, अब आएगा मजा। मैं इमरान और पाकिशा सीक्रेट सर्विस को तिगने का ऐसा नाच नचाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने वॉच ट्रांसमीटर को उठाया और उसे उलट पलट कर गौर से देखने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो उस वॉच ट्रांसमीटर को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसके होठों पर एक पुरइसरार और जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। चौहान सुपर एशिया रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और दरवाजे के पास रुककर हॉल में तायराना नजरें डालने लगा। हॉल भरा हुआ था, लोग मेजों के गिर्द बैठे खाने पीने में मसरूफ थे। बावर्ती वेटर उन मेजों के गिर्द चकराते हुए निहायत खुश अखलाकी से उनके ऑर्डर सर्व कर रहे थे। हॉल से लोगों के बोलने की आवाजों के साथ बर्तनों की खनक की मिली जुली आवाजें सुनाई दे रही थी। वहाँ कोई मेज खाली दिखाई नहीं दे रही थी। चौहान इस रेस्टोरेंट में अक्सर आता जाता था। वो दोपहर का खाना इसी रेस्टोरेंट में खाना पसंद करता था। एक तो उस रेस्टोरेंट का उसे खाना बेहद पसंद था, दूसरे वहाँ के साफ सुथरे माहौल से भी चौहान खासा मुतासिर था और उसकी रिहाइश का चूंकि इस रेस्टोरेंट के करीब थी इसलिए वो पैदल ही इस रेस्टोरेंट में आ जाता था। उसे कुछ देर पहले जूलिया ने कॉल की थी कि चीफ के हुक्म से उसे एक मार्विस कार तलाश करनी थी। उस कार के हवाले से जूलिया ने उसे मुख्तसर तौर पर बता दिया था कि उस कार की तलाश पर चीफ ने उन्हें क्यों मामूर किया है।